और अब बात हिजाब पर हो रही सियासत की। हिजाब पर फसाद की आंच तेलंगाना तक भी पहुंच चुकी है। अब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा एक दिन हिजाब पहनने वाले देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे ओवैसी की दकियानूसी सोच बताया। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है। हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं हैं। और ओवैसी के हिजाब वाले पीएम के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गिरिराज सिंह ने कहा है, उनका कहना है कि इस देश ने मुसलमान अब्दुल कलाम आजाद को देश का राष्ट्रपति बनाया। जो ये कह रहे हैं कि देश में एक दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, यहाँ तो मुसलमान हमने अब्दुल कलाम आजाद को बनाया। हमने कई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन शरिया कानून वाला नहीं बनेगा। देश में इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। अब्दुल कलाम आजाद बनेंगे, लेकिन गजवाए हिंद नहीं होगा। अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग होंगे, लेकिन देश का इस्लामिक स्टेट नहीं बनने देंगे। और कर्नाटक के उडुपी में प्रशासन ने उडुपी में कल से धारा 144 लागू कर दी है। शहर में 19 फरवरी तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। इधर उडुपी के बीजेपी एमएलए रघुपति भट्ट ने हिजाब मामले की जांच एनआईए से करने की मांग की है और हिजाब विवाद के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया है। Demanded for NIA is for the same things. Because, see, international conspiracy is there. That was my allegation first. We are not banned hijab in Udupi. We have told in the classroom you remove as a uniform. We are telling only about uniform. We are not raising any objection to the hijab. Hijab is their religious right. Let them wear. But in the classroom they should be uniform. That was my. But और हिजाब विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन तेज हो गया। विजयवाड़ा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में रैली निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार बताया। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से भी सामने आई। वहां भी हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे पोस्टर और तिरंगा लेकर गानों की धुन पर हिजाब पहनी महिलाओं ने रैली निकाली। आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई की विंग सीएफआई को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पीएफआई पर चुनाव के समय वोट को पोलराइज करने का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया और कहा कि कांग्रेस ने जो विभाजनकारी बीज बोया था, वो कभी आतंकवाद तो कभी हिजाब की शक्ल में सामने आ रहा है। ये तो षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कई ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा है कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है और ये पीएफआई का इसके पीछे हाथ है। उन्होंने सीएफआई बनाया, जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था, और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है और इसलिए ये गलत बात है। इसका पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और इसको चुनाव की नज़र से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें आपको कहते ये सेकुलर है,
लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया, और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है। ये बहुत ही दुखद है कि शिक्षण संस्थाओं में अब राजनीति प्रवेश कर रही है। मैं समझता हूँ सुश्री बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, फैसला ले, ताकि ये जो राजनीतिक विवाद पैदा करके इस समय देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हिजाब विवाद को चुनावी मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का अधिकार है। मुल्क जो था वो हर एक के लिए बराबर था। आपको हक है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जहाँ तक कि आप मुल्क की सालमियत को खतरा नहीं करें। मजहब अपना अपना है, और ये जो मजहब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं, इनको कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। अल्लाह करेगा एक दिन ये खत्म हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हिजाब पर चल रहे इस घमासान को चुनाव से जोड़ दिया। हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर। हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी। मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी। और हम कंडेम करते हैं जो हमारे जो मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जिस तरह सच का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सच्ची बात को दबाया जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता सैयद यासीर जिलानी ने हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सियासी खेल बताया और लोगों से हिजाब को इस्लाम से ना जोड़ने की अपील की। मेरा तो एक दूसरा सवाल है उन लोगों से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा हिजाब के बड़े हिमायती बन के लोगों को एक तरीके से नफ़रत की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चियों के कंधे पे रख के सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हिजाब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और वो कहीं ना कहीं भारत के साथ चोट करने की जो उनकी मानसिकता है उसको आगे बढ़ाते हुए इस खेल में अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वहीं हिजाब मामले में राजनीतिक दल भी अलग अलग खेमों में बढ़ गए हैं। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि दोनों समुदायों के बड़े लोगों को बिठाकर विवाद को उसका निपटारा करना चाहिए। तो देश कानून से चलता है, ये डरा करके। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एटा में सीएम योगी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीन पर विपक्ष सियासत करता था, विपक्ष के लोग बीजेपी की वैक्सीन बोलते थे, लेकिन आज उसी वैक्सीन से ही लोगों की जान बची है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, अब तो उनको जवाब दोगे ना
ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से ही जान बची है? बताएंगे? वोट की चोट से उन पर जोरदार प्रहार करेंगे ना? याद करिए, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, इन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों को मकान नहीं दिया, गरीबों को शौचालय नहीं दिया और स्वास्थ्य की भी कोई उत्तम व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए थे। यहां पर इससे पहले 2017 के पहले सत्ता के द्वारा प्रायोजित अपराधियों, पेशेवर माफियाओं के गुंडागर्दी और अराजकता का अड्डा था। आपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने भाई के लिए अपनी जान दे देंगी। रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के रामनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अब यूपी में बुलडोजर की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सारे माफिया जेल में हैं। यहाँ बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े सज्जन लोग हैं, यहाँ पर कोई माफिया नहीं रहता, सज्जन लोग हैं, यहाँ बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, कोई गुंडा बदमाश कोई कहीं पर होगा तो जेल के बाहर तो नहीं है, भीतर है ना, आराम कर रहा है ना। आप लोग मिलने तो नहीं जाते, बच के रहना, बच के रहना। और अब बात पंजाब के रण की। पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इस समय पंजाब में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में चुनावी रैली की और इस बात का दावा किया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहीं पंजाब के कोटकपुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली की। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही इस बात को भी माना कि पंजाब में पिछले 5 साल में उनकी सरकार का कामकाज ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पंजाब में सरकार बदलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। और गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में एक चुनावी रैली उन्होंने की। इस दौरान ड्रग्स के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेर लिया और वादा किया कि अगर बीजेपी की पंजाब में सरकार बनी तो 5 साल के अंदर पंजाब से ड्रग्स की विदाई हो जाएगी। अमित शाह ने इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा, साथ ही पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चन्नी सरकार को नाकाम करार दिया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। 2020 और 2021 उसमें 10-10 साल में जितनी ड्रग नहीं पकड़ी गई, इतनी ड्रग ये 2 साल में भारत की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। मगर यहां एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ड्रग को खत्म करने के लिए मोदी जी के अभियान को गांव तक पहुंचाए। हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। पहले भी मदद नहीं मिलती थी, कांग्रेस में भी नहीं मिली, मगर अब मौका है पंजाब वालों, एक बार एनडीए की सरकार बना दो। मैं कहकर जाता हूं 5 साल में ड्रग को पंजाब से विदाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। पंजाब के किसानों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं
कि अपनी भूमि का, अपनी जमीन का जरा परीक्षण करा दीजिए, स्थिति क्या हो गई। ये जमीन जो पूरे देश का पेट भरती है, वो जमीन को खेती लायक नहीं छोड़ा है। ये जमीन को एक धीरे 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 जहर उगलने वाली जमीन बनाने का काम किया है। और यहां पर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग और कुदरती खेती, ये दोनों के प्रयोग करने के अलावे पंजाब की खेती खुशहाल नहीं हो सकती है। और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मित्रों, मैं वादा कर कर जाता हूं कि आपने एनडीए की सरकार बनाई, 5 साल के अंदर पंजाब के किसानों को उनकी आवक, उनकी इनकम कम न हो, इस तरीके से हम क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को सफलतापूर्वक लागू कर कर दिखाएंगे। अरे पंजाब में मेहमान आए और मेहमान भी नरेंद्र मोदी जैसा हो, उसको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाई जरा जोर से बोलिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित कर? चन्नी जी, आपको 1 सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मानकर चलिए। और लुधियाना के बाद अमित शाह ने पटियाला में रैली की। इस दौरान बीजेपी की गठबंधन पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। अमित शाह ने इस मौके पर एक बार फिर दोहराया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो वो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्मानीय लोग हैं। दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, आजादी से लेकर आज तक। केजरीवाल जी 2 बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना। 2 बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी। और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो। तीनों दल मिलकर शांति ते भाईचारा का नारा लेकर आए, माफिया मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, नशा मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, हर हाथ में रोजगार का संकल्प लेकर आए हैं, खुशहाल किसान की योजना लेकर आए हैं, निरोगी पंजाब का कमिटमेंट लेकर आए हैं, सबको शिक्षा के अधिकार का संकल्प लेकर आए हैं और औद्योगिक इंकलाब लाकर पंजाब को फिर से उद्योगों से तरोताजा करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। और अंत में मैं कहता हूं, मोदी सरकार बनने के बाद कई राज्यों में जिस प्रकार से हुआ, हमारे पंजाब के भी अंदर भी सबका साथ, सबका विकास, इसको हम करेंगे। 2 साल तो ये पे ने और 5 साल मैं थोनू अज दस दिना होर आउणगे इन्हां दे, इहदे च कोई काट नहीं। 7 साल वास्ते तो आपां इस हुकूमत नू इत्थे देखांगे दिल्ली दे विच। वाहिगुरू करे अगे भी होए, अगे दी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 7 साल तो है। और अगर असी पंजाब और सेंटर की हुकूमत जो एक बहुत गूढ़ा संबंध होएगा साडा, और हर चीज़ असी इन्हां दे नाल बह के गल कर सकांगे, तो इस पंजाब बहुत अगे जा सकता है।
और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने वहां एक रोड शो भी किया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर केजरीवाल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने अवैध खनन मामले में भी सीएम चन्नी को घेरने की कोशिश की। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से। चमकौर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? जो कांग्रेस है मतलब एक लगता है कि उन्होंने पार्टी जी एक सर्कस बन गई है। आपस दे विच लड़ाइयां, पंजाब पिछे नहीं, आपस दे विच लड़ाइयां ने कुर्सी पिछे। इहो जी पार्टी की भविख देख सकती है पंजाब नूं? जिहड़े आपस च मिल के नहीं चल सकते, आपस च मिल के वोट चोणां नहीं लड़ सकते, वो पंजाब नूं की भविख देणगे? और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पंजाब के कोटकपुरा में चुनावी रैली की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस बात को भी माना कि पंजाब में पिछले 5 साल में उनकी सरकार का कामकाज ठीक नहीं था। प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम रहने के दौरान सरकार के कामकाज में कई खामियां थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को पंजाब में सरकार बदलनी पड़ी। इसके साथ ही प्रियंका ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी। दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है। दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। और पंजाब के कोटकपुरा में चुनावी रैली के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संगरूर भी गई, जहां उन्होंने खेतों से गुजरते हुए गांव में जाकर घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ सीएम चन्नी भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रियंका गांधी ने वहां गांव में एक महिला के साथ बैठकर खाना खाया। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अवैध खनन मामले में रोपड़ जिला प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट मिलने के मामले में सियासत अब तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने चन्नी पर अवैध खनन के कारोबार से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद हुई जांच में रोपड़ प्रशासन ने सीएम चन्नी को क्लीन चिट दे दी। इस मामले में जहां सीएम चन्नी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो वहीं आम आदमी पार्टी के साथ अकाली दल ने भी चन्नी के साथ कांग्रेस को घेर लिया। कैसे संतुष्ट हो जाए? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली। कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूं, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। सब इस गल नूं जानते हैं कि चन्नी साहब पंजाब दे विच सैंड माइनिंग दे सरगना ने, माफिया ने।
जिंदापुर पिंड में सरेआम नजायज रेते दी चोरी चल रही है। आम आदमी पार्टी ने सब तो पहला उस चोरी ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ अपने आप को क्लीन चिट दे के कह रहे हैं जी मैं तो माइनिंग नहीं करता। मैं पूछना चाहना चन्नी साहब नू, चन्नी साहब वो 10 करोड़ रुपए नकद कैश जो थोड़े भतीजे के घर मिले वो की सी, वो किस दे सी, वो माइनिंग दे नहीं सी और ट्रांसफर पोस्टिंग दे नहीं सी। डेफिनेटली इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो फिर हाई कोर्ट को कोई जज लगाओ या सीबीआई को लगाओ। डिप्टी कमिश्नर जितने भी हैं स्टेट के या अफसर्स हैं वो सारे सीएम के पार्टी है, तो एक डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट लेवल का अफसर जो है सीएम के अगेंस्ट क्या फाइटिंग, ये तो वैसे ही इंक्वायरी का ही मजाक है। अगर आपने सीएम की इंक्वायरी करवानी है तो फिर उसके हिसाब से करवाना चाहिए कि उसके ऊपर के लेवल का आदमी करता है, तो सीएम के ऊपर तो कोई है नहीं। तो फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है कि या तो जुडिशियल इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट का सिटिंग जज करे या सीबीआई करे। तो इस इंक्वायरी का क्या मतलब? क्लीन चिट तो राहुल गांधी दे गया जब उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम भी हमारा सीएम फेस वही है। इन्हां च कोई सच्चाई नहीं हुंदी, ये दुनिया भर दे इल्जाम दूसरे दे लगा दिंदे, अगले दा चेहरा खराब करदे ते बाद दे विच माफ़ी मंग लेंदे। केजरीवाल ने कोई एक बार माफ़ी नहीं मंगी, गडकरी साहब तो मंगी सी ते फाइनांस मिनिस्टर जेटली साहब तो मंगी सी, आ मजीठिए तो मंग के हटिया। और यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बदस्तूर जारी है और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे दुनिया भर में लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन से फोन पर बात की है, लेकिन दोनों बड़े नेताओं की बातचीत नाकाम साबित हुई है। अमेरिका पहले ही यह ऐलान कर चुका है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन को रूस ने 3 तरफ से घेर रखा है। रूस ने लाखों तादाद में सेना की तैनाती की है। रूस की मांग है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, लेकिन अमेरिका ने इस मांग को खारिज कर दिया है। नाटो देश यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध की संभावना भी अब बढ़ जाएगी। तो तनातनी बढ़ती जा रही है रशिया और अमेरिका के बीच, और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन की आपस में फोन में बातचीत जरूर हुई, लेकिन ये बातचीत नाकाम हुई, बेनतीजा रही। अब अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसके साथ ही यूक्रेन को लेकर अब रूस और अमेरिका में तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी विवाद के बीच अमेरिका ने यूक्रेन से लगे नाटो देशों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इन सैनिकों को नाटो देशों की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए तैनात किया जा रहा है। अमेरिका ने अब यूक्रेन से सटे नाटो देशों में सेना की तैनाती तेज कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3000 और अमेरिकी सैनिकों को पोलैंड रवाना होने का फरमान दिया है। पोलैंड में पहले से ही अमेरिका के करीब 2000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका परेशान है, लिहाजा राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के 3000 सैनिकों को पोलैंड भेजने का आदेश दिया है।
अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के मुताबिक जिन 3000 सैनिकों को पोलैंड भेजा जा रहा है वो अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में तैनात हैं और अगले हफ्ते तक पोलैंड पहुंच जाएंगे। दरअसल अमेरिका अपनी थल सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के दस्ते के सैनिकों को पोलैंड भेज रहा है। जिस तरह से राजनयिक गतिविधियां और प्रयास चल रहे हैं जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं, उससे लगता है कि शायद इसमें कुछ बात बने, लेकिन हालिया बयानों से रूस अपनी मांग पर दृढ़ लग रहा है और जो स्थिति लग रही है उसमें नहीं लगता कि इसका सीधा समाधान जल्दी निकलेगा। आगे के समय में युद्ध होगा या नहीं होगा या जंग को टाला जा सकता नहीं, ये पूरी तरह कहना मुश्किल है। लेकिन मेरी समझ से नाटो को यूक्रेन को अपने में शामिल न करने की बात मान लेनी चाहिए और इससे युद्ध का जो खतरा है वो पूरी तरह टल जाएगा। पोलैंड में तैनात अमेरिकी सैनिकों के अलावा जर्मनी में डिप्लॉय करीब 1000 अमेरिकी सैनिक रोमानिया पहुंच गए। दरअसल रोमानिया के कॉन्स्टांटा के ब्लैक सी बंदरगाह में अमेरिका भारी तादाद में अपनी सैन्य सामग्री तैनात कर रहा है, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि अमेरिका रोमानिया में भी अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिका की 18वीं एयरबोर्न कोर के मुख्यालय से उसके 300 सैनिक जर्मनी पहुंच चुके हैं। नाटो देशों के बीच समझौते के तहत इस वक्त पूरे यूरोप में अमेरिका के करीब 80,000 सैनिक तैनात हैं। इनमें से कुछ स्थायी हैं तो कुछ वक्त वक्त पर एक बेस से दूसरे बेस पर शिफ्ट होते रहते हैं। मौजूदा समय में अमेरिका की काफी सेनाएं पहले ही यूरोप में डिप्लॉयड हैं। इतना ही नहीं, नाटो समूह के जो बाकी देश हैं उनकी सेनाएं भी ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में स्टेशन हैं। ऐसी हालत में अगर रूस का यूक्रेन पर आक्रमण हुआ तो इसका प्रतिकार करना संभव है। मौजूदा समय में भी शुरू में एक लंबी संख्या डिप्लॉयमेंट करने के इरादे को जाहिर करने के बाद अमेरिका ने सिर्फ 8,500 सैनिक उस इलाके में भेजे हैं और साथ ही साथ एक कोशिश की जा रही है कि सीधा युद्ध न छिड़े। और अमेरिका ने यूक्रेन में रह रहे अपने सभी अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कह दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खतरे को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने यूक्रेन में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों को आगाह कर दिया है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकल आए। जैक सुलिवन के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी यूक्रेन पर हमले का फरमान सुना सकते हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों से फौरन यूक्रेन छोड़ देने की अपील की। ब्रिटेन के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर जिस तरह रूस अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है और रूस यूक्रेन सीमा पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा जापान और नीदरलैंड्स ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने की सलाह दी है। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में जो स्थिति नजर आ रही है उससे लग रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। हालांकि रूस ने लगातार कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब तक उसकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक आक्रमण का खतरा बना रहेगा। चूंकि युद्ध एकाएक शुरू होता है और इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी अपने डिप्लोमेटिक मिशंस और बाकी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वे उनकी सुरक्षा से चिंतित हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खतरे को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय जल्द ही इस बारे में ऐलान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की आशंका के मद्देनजर अमेरिका यूक्रेन में रह रहे अपने तमाम नागरिकों से यूक्रेन छोड़ देने की अपील कर चुका है। हालांकि अमेरिका ये बात पहले ही साफ कर चुका है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो वो इसका हिस्सा नहीं, यानी इसमें शामिल नहीं होगा। और रूस के आसपास के नाटो देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का मकसद सिर्फ
नाटो देश की सेना को ट्रेनिंग देना और युद्ध के हालात से निपटने की तैयारियां करवाना है। दरअसल नाटो के सदस्य देश पोलैंड की सीमा यूक्रेन और रूस दोनों के साथ लगती है। जाहिर है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन को 3 तरीकों से घेर रखा है और यदि रशिया यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो ऐसी स्थिति में जो ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले जो 4 नाटो देश हैं इनके ऊपर भी खतरा आ सकता है। और इस आधार पर अमेरिका और नाटो अलाइज ने इन देशों में अपना जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इन चारों देशों के ऊपर यदि कोई खतरा यूक्रेनियन इन्वेजन यदि रशिया के द्वारा किया जाता है तो उसमें अगर कोई ऐसा खतरा आता है तो निसंदेह अमेरिका और उसके जो नाटो अलाइज हैं नाटो के आर्टिकल 5 के तहत कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पर